ये कहानी है माखनपुर शहर की। वहाँ भाग्य लक्ष्मी एक छोटे से घर में रहा करती थी। भाग्य लक्ष्मी दरखत, फलों और फितरुल्लाह से बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार कि उन्होंने निकाह भी नहीं किया। भाग्य लक्ष्मी अपने बाग से बहुत प्यार करती थी। लोग उसे बेवकूफ़ समझने लगे। केले के दरखत से उन्हें बहुत लगाव था। लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। पेड़ पौधों से बातें करने की कला न जाने लोगों को कब समझ में आएगी। भाग्य लक्ष्मी की आवाज सुनकर केले का दरखत हिलने लगता है। तब भाग्य लक्ष्मी कहती है, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। भाग्य लक्ष्मी ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बाग की देखभाल में बिता दी। भाग्य लक्ष्मी आपा बहुत सीधी और अच्छे मिजाज की थी। हमेशा अपने पेड़ पौधों के लगाव की वजह से जानी जाएंगी। केले के पेड़ अभी तंदुरुस्त और अच्छे हैं, पर अब वहाँ पर देखभाल करने वाला कोई नहीं है। छोड़ो, हमें क्या करना है? जो होना था वो तो हो ही गया। 20 साल बीत गए थे। उसी गांव में गौतम अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी का दूसरा जन्म थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। उठ जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं, जल्दी उठ जाओ। अरे पिताजी, लड़कों का क्या है, वो तो आते रहते हैं। आप मुझे सोने दीजिए। जाओ, जाकर आपा की बाग से फूल और केले के पत्ते तोड़ लाओ। एक तो तुम वैसे ही मांगलिक हो, पता नहीं तुम्हारा निकाह कब और किससे होगा। लक्ष्मी झिझक कर उठती है और भाग्य लक्ष्मी की बाग से फूल और कुछ केले के पत्ते तोड़ने के लिए निकल जाती है। वहां जाकर जैसे ही लक्ष्मी पूरे बाग को अच्छे से देखती है, तब वो केले के दरखत को देखकर कहती है, हो न हो इस दरख्त और इस बगीचे से मेरा कोई तो नाता है। मैं जब भी इस बगीचे में आती हूँ कुछ न कुछ अजीब सा महसूस होता है। और ये केले का पेड़ इतना मुरझाया हुआ क्यों है? जैसे ही लक्ष्मी ने केले के दरखत को छुआ, केले का दरखत चमक उठा। मुरझाया केले का दरखत पूरी तरीके से खड़ा हो गया और उसमें से एक आवाज आई, आ गई तुम, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। केले के दरखत से आवाज सुनकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा डर गई और उससे दूर हो गई। कौन हो तुम? और तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो ऐसे सलूक कर रही हो कि जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, उल्टा तुमसे डर लग रहा है। जो कहना है ठीक से कहो। तब जाकर केले का दरखत उसे भाग्य लक्ष्मी और अपनी पूरी दास्तान सुनाता है कि कैसे भाग्य लक्ष्मी ने इस बाग को बनाया और लक्ष्मी का दूसरा जन्म हुआ। लेकिन लक्ष्मी को उस वक्त ज्यादा कुछ याद नहीं आता और मुझसे सिर्फ तुम ही बात कर सकती हो। तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख और सुन नहीं सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो चक्कर आने लगा है। लक्ष्मी वही चक्कर खाकर गिर गई। जब होश में आई तब वो अपने कमरे में थी। तब उसके अब्बू ने कहा, यह 50वां रिश्ता है जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया। पूरे बिरादरी में मेरी नाक कटवा रही हो, पता नहीं चाहती क्या हो। पर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो काकी के बगीचे में थी ना। तुम वहाँ पर थी नहीं, वहाँ पर बेहोश होकर गिरी हुई थी। मैं और 2 मुस्टंडे लड़के तुम्हें घर लेकर आए हैं। अपने अब्बू को उदास देखकर लक्ष्मी और सहम जाती है और रात को बाग में चुपके से जाकर देखती है तो वहाँ केले का दरखत फिर से मुरझा गया था। उसे मुरझाया हुआ देखकर लक्ष्मी उसके ऊपर पानी डालती है। मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगी जरूर। तुम अंतर्यामी भी हो, मुझे ये नहीं पता था। लक्ष्मी को उसके अब्बू चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगते और वह फौरन ही वहां से चली जाती है। तुम्हें कल एक लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। अगले दिन जब लक्ष्मी को लड़के वाले देखने आते हैं तब लड़के वाले लक्ष्मी को देखकर रिश्ते के लिए मान जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी के मांगलिक होने की वजह से कहते हैं, बेटी लक्ष्मी की पहले केले के दरखत से निकाह करवाना होगा, तभी हम हमारे फर्जंद का निकाह लक्ष्मी से कराएंगे। जी हमने मौलवी से ये बात पहले ही कर ली है।
और हम केले के दरख्त से निकाह करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लक्ष्मी को लेकर गौतम केले का दरख्त ढूंढने लगता है। तब लक्ष्मी कहती है, क्यों ना आप मेरी शादी काकी के बगीचे में जो केले का दरख्त है उससे करवा दे, वो हमारे घर के पास भी है। तुमने बिल्कुल सही बात कही है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। गौतम ने अपनी बेटी का निकाह उसी केले के दरख्त से करवा दी। सारा गांव तमाशा देखकर हंसने लगा। अरे हाँ हाँ, आज इस केले के दरख्त से शादी की है, कल किसी जानवर से भी करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, और तो और उसी बाग में जहाँ आपा बिन निकाह चल पड़ी। लेकिन नहीं, लक्ष्मी की तकदीर उन काकी से अच्छी है। केले के दरख्त से शादी तो हुई कम से कम। लक्ष्मी को उदास देखकर केले के दरख्त ने एक खूबसूरत इंसान का भेष ले लिया, जिसे देखकर सारे लोग चौंक गए। ये सब क्या हो रहा है? मेरी आंखें ये सब देखकर यकीन नहीं कर पा रही हैं। लक्ष्मी को उदास देखकर केले के दरख्त ने गांव वालों को एक दरख्त की डाल से बांध दिया। लक्ष्मी अपने दूल्हे को देखकर बहुत खुश हो गई। तुम सबकी इसी करतूतों के वजह से मैंने मेरी प्यारी भाग्य लक्ष्मी को खो दिया, और अब मुझसे मेरी लक्ष्मी छीनना चाहते हो। तुम कहना क्या चाहते हो, और हमें इस तरह से बांधकर क्यों रखा है? बेटा लक्ष्मी, उस दरख्त वाले इंसान से दूर रहो, वो तुम्हें हानि भी पहुंचा सकता है। मैं इन्हें कई दिनों से जानती हूँ, आप सब बिल्कुल मत डरिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम सबने मेरी भाग्य लक्ष्मी को हानि पहुंचाई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ लक्ष्मी। तब जाकर उस दरख्त यानी लक्ष्मी के दूल्हे ने सारी बातें बताई। ये बात 20 साल पुरानी है, जब भाग्य लक्ष्मी अपने घर पर चोट खाकर गिर गई थी। पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन गांव वालों ने ये बात सुनकर भी उन्हें सहारा नहीं दिया, और तड़प तड़प कर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इन्होंने उनकी मदद क्यों नहीं की? ये सब इस बाग को हड़पना चाहते थे, इस वजह से मैंने उन्हें खो दिया। सारी सच्चाई सुनकर लक्ष्मी ने अपने अब्बू गौतम से कहा, अब्बू, तब आप कहाँ थे? कहीं इसमें आप भी तो शामिल नहीं? मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ बेटी, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे अब्बू उस वक्त अस्पताल में थे, सारे मिलकर बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर बादल गरजने लगे, हवाएं तेज तेज चलने लगी। तब लक्ष्मी को अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। इन गांव वालों से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी जिंदगी अलग बसाएंगे। मुझे इस जायदाद के लिए मारा गया था, अब इस जमीन पर अगर कोई भी कदम रखेगा तो उसे ये बगीचा तड़पा तड़पा कर खत्म कर देगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब्बू से आशीर्वाद लेकर हम तुरंत यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लक्ष्मी और दूल्हे ने गौतम से आशीर्वाद लिया और उस गांव और शहर को छोड़कर वो वहाँ से चले गए। एक गांव में रिंकू, पिंटू, मोनू और चुटकी नाम के 4 दोस्त रहते थे। स्कूल से लौटने के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी की जानिब गिल्ली डंडा खेलने चले जाते। खेल शुरू करने से कब्ल वे ढेर सारी गुफ्तगू किया करते थे। मैं अपने दादा के साथ घूमने जाता हूँ तो मैंने दादा को अक्सर लोगों से गुफ्तगू करते सुना है कि बचपन बहुत अच्छा होता है, बचपन में बहुत मजे आते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। हम लोग इस वक्त अपना बचपना जी रहे हैं और हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। हम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते, खाना भी वही खाना पड़ता है जो घर पर बनता है, ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फिर बचपन मजेदार कैसे हुआ? मेरे अब्बा कहते हैं कि बचपन मजेदार इसलिए होता है कि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मेरे अब्बा अपने मुलाजमत से बहुत परेशान रहते हैं। वो जिस शख्स की दुकान पर मुलाजमत करते हैं वो बहुत खड़ूस किस्म का है, पैसे देने में बहुत आनाकानी करता है। बचपन में पैसे नहीं कमाने पड़ते, शायद इसीलिए ही बचपन अच्छा होता है। मुझे तो लगता है कि जवान लोगों की जिंदगी अच्छी होती है, कम से कम उन्हें शादी करने का मौका तो मिलता है। हम लोग तो चाह कर भी शादी नहीं कर सकते। चलो दोस्तों, गुफ्तगू बहुत हो गई, अब गिल्ली डंडा शुरू करते हैं। हाँ चलो। एक रोज की बात है, पतझड़ का मौसम था
और बहुत तेज हवा चल रही थी। रिंकू ने गिल्ली को खूब लंबा उड़ाया। हवा से गिल्ली पहाड़ी के पार चली गई। अब क्या करें, गिल्ली तो पहाड़ी वाले जंगल में चली गई। चलो पहाड़ी पार करके उस पार जंगल में चलते हैं। नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मेरी दादी बताती है कि पहाड़ी पार का जंगल अच्छा नहीं है, वहाँ जाना खतरनाक है। हमारी सारी गिल्लियां खो चुकी हैं और हमारे पास नई गिल्लियां खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। हमें पहाड़ी पार जाना ही होगा। ठीक है, तुम लोग आगे आगे चलना, मैं सबसे पीछे चलूंगा, ताकि अगर कोई शेर या भेड़िया मिल जाए तो तुम लोगों को खा जाए और मैं भाग सकूं, ताकि तुम लोगों के मरने की खबर तुम्हारे खानदान तक पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए। चारों दोस्त गिल्ली लेने पहाड़ी वाले जंगल में पहुंचे। उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? मैंने कब ही कहा था कि यहाँ मत आओ। कहीं कोई भेड़िया तो नहीं रो रहा? आवाज इस सिमत से आ रही है, उधर ही चलो। नहीं दोस्तों, उधर मत जाओ, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तुम निहायती बुज़दिल हो। चलो दोस्तों, वहां जाकर देखते हैं कि कौन रो रहा है। चारों दोस्त उस सिमत बढ़ते हैं जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ रो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या एक पेड़ भी रो सकता है? जैसा कि रिंकू की दादी ने फरमाया था, ये जंगल मुहब्बम है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। सुनो दरख्त, तुम रो क्यों रहे हो? कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे छुओगे? दोस्तों, हम लोग भी अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं तो क्या हुआ, इंसान तो है ही। चलो इस बेचारे पेड़ को छूकर आते हैं, ये तो बस इंसानों का प्यार चाहता है। हमें इस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इसका रोना इसकी साजिश भी तो हो सकती है। मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। पिंटू और रिंकू खौफजदा होकर भाग गए। मोनू, क्या तुम भी भागना चाहते हो? नहीं, मैं दरख्त के पास जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पेड़ के पास जाती हूँ। चुटकी ने जैसे ही पेड़ के पास जाकर पेड़ को छुआ, ये का एक पेड़ से खतरनाक हाथ बाहर निकला और उसने चुटकी को पेड़ के अंदर खींच लिया। मोनू भूत भूत चिल्लाता हुआ वहाँ से फरार हो गया। मोनू ने गांव पहुंचकर सारा वाकया पिंटू और रिंकू को बताया। हमें सबसे कब्ल चुटकी के घर चलना चाहिए और उसकी अम्मी को सारा वाकया बता देना चाहिए। तीनों दोस्त चुटकी की अम्मी के पास पहुँचे। मेरी बेटी गायब हो गई और तुम तीनों हिफाजत से लौट आए। तीनों कान खोलकर सुन लो, कहीं से भी मेरी चुटकी को वापस लेकर आओ, वरना तुम तीनों को उल्टा लटकाकर तुम्हारी पिटाई करूंगी। तीनों दोस्त सोचने लगे कि चुटकी को वापस कैसे लाया जाए। हमें फिर से उस रोने वाले पेड़ के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन उस दरख्त पे कोई भूत या चुड़ैल रहती है, वो दरख्त हमें भी खा जाएगा। उससे जाकर बात तो करनी पड़ेगी। आखिर इतनी बड़ी चुटकी यकायक गायब कैसे हो सकती है? तीनों दोस्त एक बार फिर से रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे। हमारी दोस्त चुटकी कहाँ है? मुझे नहीं पता, कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। हमें इसकी बकवास पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और इसके अंदर दाखिल होकर देखना चाहिए। रिंकू ने मोनू और पिंटू के कान में कुछ कहा। तीनों दोस्त वापस गए और कुछ देर बाद लौटे। वो अपने साथ कुल्हाड़ियां लेकर आए थे। जल्दी बताओ, हमारी दो चुटकी कहाँ है, वरना हम तुम्हें काट डालेंगे। मुझे नहीं पता, कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। तीनों दोस्त कुल्हाड़ी लेकर जब आगे बढ़े तो पेड़ डर गया। रुको, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। दरअसल एक चुड़ैल ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है।
चुड़ैल रोजाना एक इंसान का खून पीती है। चुड़ैल मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैं उसे रोजाना की इंसान नहीं दूंगा तो वो मुझे जला देगी। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। चुड़ैल सिर्फ तुम्हें खौफजदा कर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि चुड़ैल और भूत आग से डरते हैं, वो आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुड़ैल ने मेरे अंदर एक सुरंग बना रखी है, वो उसी में रहती है। तुम्हें तुम्हारी दोस्त दरख्त के अंदर मिल जाएगी। चुड़ैल इस वक्त खून के तालाब में नहाने गई हुई है। तीनों दोस्त पेड़ के अंदर दाखिल हुए और चुटकी को उठाकर बाहर ले आए। चुड़ैल चुटकी का काफी खून पी चुकी थी, इसलिए चुटकी बेहोश हो चुकी थी। हमें फौरन चुटकी को अस्पताल ले जाना होगा। चुटकी को अस्पताल में खून की बोतल चढ़ाई गई तो चुटकी को होश आया। रिंकू और मोनू, चुटकी अब महफूज है। चलो अब उस पेड़ के पास चलते हैं। हमें उस पेड़ को चुड़ैल से छुटकारा दिलाना है। तीनों दोस्त रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ के ऊपर छुप गए। जब रात में चुड़ैल वापस आई तो उन्होंने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर चुड़ैल के ऊपर जलती हुई माचिस फेंक दी। इस तरह रोने वाला पेड़ हमेशा के लिए चुड़ैल से आजाद हो गया। चंद्रपुर गांव में बिरजू और बबलू नाम के दो लकड़हारे थे। दोनों पड़ोसी थे। बिरजू और स्वर्णा गरीब थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करते थे। ये लो अम्मा, बेटी, तो रोज मुझ बेकारन को खाना खिलाकर मेरा पेट भरती है। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। बबलू की बीवी तारा को स्वर्णा की नेकी पसंद नहीं थी। वो स्वर्णा हमेशा नेकी का दिखावा करती है, जब देखो किसी न किसी की मदद करती है। हाँ, बिरजू भी वैसा ही है। सारे गांव वाले बस बिरजू की ही तारीफें करते हैं। हाँ, जिसे देखो बिरजू और स्वर्णा, किसी को हम नजर ही नहीं आते। बबलू और तारा को बिरजू और स्वर्णा से बहुत हसद हुआ करती थी। बिरजू हर रोज सुबह 6 बजे जंगल में लकड़ियां काटने चला जाया करता था। वहीं बबलू आलसी था। वो सूरज के सिर पर आने तक इंतजार किया करता था। अब उठ भी जाओ, आज लकड़ियां इकट्ठी नहीं करनी क्या? उठ गया, जाता हूँ। क्या ये रोज रोज जंगल जाओ और लकड़ियाँ काटो? अगर जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काटोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं तो ऐसी जिंदगी से ऊब गया हूँ। बबलू को काम करने का जरा भी दिल नहीं करता, फिर भी वो लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था। बिरजू सुबह से शाम तक एक बड़ा दरख्त काट लिया करता था और वहीं बबलू छोटी छोटी शाखों को काटकर कारोबारी की दुकान पर पहुंच जाता था। कारोबारी बड़े दरख्त की अच्छी कीमत दिया करता था, वहीं छोटी छोटी शाखों की कम कीमत मिलती थी। जब कारोबारी बिरजू को ज्यादा पैसे देता तो बबलू को बहुत गुस्सा आता। वो बिरजू हमेशा मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है। अगली मर्तबा मैं भी उसकी तरह बड़ा दरख्त काटूंगा और मैं उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अगले दिन बिरजू रोज की तरह जंगल निकल गया और उसके पीछे पीछे बबलू भी चल पड़ा। बिरजू जहाँ जाता बबलू उसके पीछे जाने लगा। बिरजू और बबलू घने जंगल में पहुँच गए। यहाँ बिरजू की नजर एक बहुत ही बड़े दरख्त पर गई। इस दरख्त को काटकर बहुत मुनाफा होगा। आज इसे ही काटने की कोशिश करता हूँ। बबलू ने भी एक बड़ा दरख्त तलाश लिया और उसने काटना शुरू कर दिया। आज बिरजू से कब्ल दरख्त काटूंगा और ज्यादा मुनाफा भी कमाऊंगा। बिरजू ने दरख्त के सामने ऊपर वाले को याद किया और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही बिरजू ने कुल्हाड़ी दरख्त पर वार करने वाला था, वो दरख्त बोल पड़ा। रुक जाओ, मैं एक जादुई दरख्त हूँ। और इतना कहकर पूरा दरख्त सोने का बन गया। सोने के दरख्त की रोशनी से बिरजू की आंखें चुंधिया गई। मुझे इल्म है कि तुम एक लकड़हारे हो और दरख्त काट कर तुम्हारा गुजारा होता है, लेकिन मुझे छोड़ दो। इसके बदले मैं तुम्हें सोने के फल दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। शुक्रिया। इतने सोने से तो मैं हर किसी की मदद भी कर सकता हूँ, और फिर कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो लौट आना। तुम जैसे नेक इंसान की मदद करके मुझे खुशी हासिल होगी। शुक्रिया।
बिरजू वो सारे सोने का फल लेकर चल पड़ा। रास्ते में बबलू ने उसके हाथ में सोने के फल देख लिए। अरे अरे अरे, सोने के फल, वो भी इतने सारे। मालूम होता है बिरजू को कोई जादुई दरख्त मिल गया है। मुझे भी सोने के फल चाहिए। मैं उस सोना देने वाले दरख्त को तलाश कर ही रहूंगा। इस इरादे से बबलू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त पर कुल्हाड़ी मारकर आजमाने लगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी मामूली दरख्त है। कहाँ है वो जादुई दरख्त? अब बिरजू इसी रास्ते से आया था। अब मुझे उसके कदमों के निशान तलाशने चाहिए। बिरजू के कदमों के निशान का पीछा करके बबलू उस जादुई दरख्त तक पहुंच गया। कदमों के निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब वो दरख्त यही है। बबलू ने बगैर सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई। रुक जाओ। ये कौन बोला? मैं कोई आम दरख्त नहीं, जादुई दरख्त हूँ। अब इतना सारा सोना, अगर मैं पूरा दरख्त काट लूं तो मैं दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाऊंगा। तुम तो निहायत ही लालची शख्स मालूम होते हो। हाँ, और मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हें सोने के फल दे सकता हूँ। मैं अहमक थोड़ी ना हूँ जो थोड़े से सोने के फल लेकर के जाऊँ, जब मेरे रूबरू सोने का पूरा दरख्त है। बबलू ने कुल्हाड़ी से वार करना चाहा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, सोच लो। अरे नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह से काट लूंगा और सारा सोना फरोख्त कर दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाऊंगा। बबलू ने दरख्त की एक जड़ काटने के लिए वार किया। 2-3 बार में उस जड़ का एक टुकड़ा कट गया, लेकिन दरख्त से अलग होते ही वो टुकड़ा आम जड़ में तब्दील हो गया। ये क्या? तुमने मेरी एक जड़ काटी है, अब देखो। सुनहरे दरख्त ने अपनी शाखाएं जोर से हिलाई और उसकी शाखाओं में से नुकीले कांटे निकले और उन कांटों से दरख्त ने बबलू पर हमला कर दिया। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बहुत लालच है ना तुम्हारे अंदर। एक और मर्तबा नुकीले कांटे दरख्त की शाखाओं से बबलू के जिस्म में घुस गए। बबलू बुरी तरह से जख्मी हो गया और अपनी जान बचाकर घर की जानिब दौड़ पड़ा। जख्मी बबलू लड़खड़ाते हुए अपने घर तक पहुंचा। बिरजू ने बबलू को गिरने से बचा लिया। बबलू की बीवी भी घर से बाहर आई और रोने लगी। ये सब कैसे हुआ? जादुई दरख्त ने मुझे मेरे लालच की सजा दी है। बबलू ने बिरजू को पूरा किस्सा बताया। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? भाभी, आप जरा भी फिक्र ना कीजिए, बबलू जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। बिरजू ने बबलू के सारे कांटे निकाले और उन पर मरहम लगाया और उसकी खिदमत की, और इस वक्त बबलू और तारा को अपनी गलती का एहसास हो गया। भाई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। हम दोनों को आप दोनों से बहुत हसद हुआ करती थी, लेकिन आज जरूरत के वक्त आप ही हमारे काम आए। हम कितने गलत थे। तारा, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती रहती है। तुम दोनों को अपनी गलती का अफसोस है, यही काफी है। बिरजू को मिले हुए सोने से उसने सारे गांव वालों की मदद की और अब बबलू को उससे कोई परेशानी नहीं थी, ना कोई हसद थी। जादुई सोने के दरख्त ने बबलू को नेकी क्या होती है ये समझा दिया।